तीफी बट जो कि एक बड़ा नाम है, उनके बहनोई का कत्ल हुआ। मुसलसल ये बातें हो रही हैं कि जावेद बट जो है वो फ्रंट मैन थे तीफी बट के। क्या इस बात में सदाकत थी? तो मुझे उसका कुछ ये जवाब मिला कि फ्रंट मैन तो होने की दूर की बात है, किसी किस्म का कोई कारोबारी लेन देन भी इन दोनों अफराद का आपस में नहीं था। एफआईआर के बारे में मैंने उससे पूछा कि जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, ये एफआईआर का जो मतन इख्तियार किया गया, इसके पीछे कौन था? तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में मुझे ये कहा कि एफआईआर दर्ज करवाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी। टीसी बट की जानिब से जो है वो उनको दरख्वास्त भिजवाई गई थी। ख्वाजा अजहर गुलशन यानी कि तीफी बट के भाई, जिन्होंने एक बयान दिया था, तमाम मामला जो है वो सीसीपीएल लाहौर की जानिब से, बिलाल सदीक कमियाना की जानिब से करवाए जा रहे हैं। वो मुकम्मल तौर पर जो है वो डिनाई किया गया, तरदीद की गई इस बयान की, और इस बयान का जो है वो हिस्सा बनने से जो है वो इनकार किया है जावेद बट के अहले खाना की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली चौधरी है और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। नाजरीन, आज की वीडियो हमारी इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं, कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तीफी बट जो कि एक बड़ा नाम है, उनके बहनोई का कत्ल हुआ, उसके बाद जो है वो चीज़ें आगे तक बढ़ी। आज की हमारी इस वीडियो में वो तमाम चीज़ें आपको मैं बताऊंगा जो कि आज से पहले ना तो किसी न्यूज़ चैनल ने आप तक पहुंचाई हैं, और ना ही किसी यूट्यूब चैनल यानी कि कोई डिजिटल मीडिया आप तक ये सामने लेकर आया है। आज मेरी एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है जावेद बट के इंतहाई करीबी फैमिली मेम्बर के साथ। या आप कह लें कि जावेद बट के जो शख्स सबसे ज़्यादा उनके करीब ज़िंदगी में रहा है, उससे मेरी आज इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। तमाम सवालात मैंने उनके सामने रखे हैं जो कि मैं सुनता आ रहा हूँ, या जो आप सुनते आ रहे हैं एक काफ़ी लंबे अरसे से, या उनके एक कत्ल के बाद से जो है वो बहुत सी चीज़ें आपने सुनी होगी, उनके कारोबार के बारे में, उनकी दुश्मनदारी के बारे में, उनके जो है घरेलू मामलात के बारे में, या सबसे बढ़कर जो है वो उनके ताल्लुकात जो डिफ़ाइन किए जाते रहे हैं तीफी बट के साथ, उस बारे में। और उसके बाद जो है सबसे बढ़कर जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है ट्रका वाला ख़ानदान के खिलाफ, उस हवाले से भी कि वो मुकदमा आखिर मुद्दईयत तो जावेद बट की बीवी की थी, लेकिन वो दरख्वास्त और वो नाम जो उसमें ऐड किए गए थे अमीर फ़तेह का और कैसर बट का, वो जो तमाम चीज़ें जो हैं वो कहाँ से आई, वो किसने शामिल की। इंतहाई सनसनीखेज़ सवालात जो हैं वो मैंने रखे हैं उस शख्स के सामने जिसने तमाम सवालात के जवाबात दिए हैं। क्या सवाल थे, क्या जवाबात थे, तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो मेरी मुलाकात आज हुई है, वो नाम मैं उनका नहीं लूँगा, लेकिन तमाम चीज़ें ये आपको ज़रूर मैं बताना चाहता हूँ कि वो इंतहाई करीबी शख्स है जावेद बट का। सबसे पहले जो सवाल मैंने उस शख्स से ये किया कि जावेद बट कौन था? क्या था? और क्या जो है वो मामलात उसकी ज़िंदगी के थे? तो मुझे ये बताया गया कि जावेद बट जो है वो तकरीबन कोई 65 साल का जो है वो एक शख्स था, जो कि कारोबारी शख्स था, जिसके कारोबार ब्रांच रोड में था। फैक्ट्री में जो है वो उसकी एक फैक्ट्री थी जो कि मशीनें जहाँ पे तैयार की जाती हैं। 2 बेटे, 1 बेटी जो है वो उनके ख़ानदान में 5 अफराद का एक गुलदस्ता था। एक घर था जहाँ पे जो है वो तमाम अफराद रिहाइश पज़ीर थे, हँसी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। कत्ल से जो है तकरीबन 2 से 3 दिन पहले उन्होंने अपनी आँख का जो है वो ऑपरेशन करवाया था। उनकी नज़र की जो है वो काफ़ी मसाइल चल रहे थे, जबकि क़ुव्वत-ए-समात के लिए आले भी इस्तेमाल करते थे। एक सादा जो है वो ज़िंदगी गुज़ारने वाला ये शख्स था, जो कि अपने घर से जो है पैदल ही अहले इलाका से मुलाकातें भी करता था। कोई सिक्योरिटी गार्ड जो है उन्होंने अपने घर में नहीं रखा होता था, अलबत्ता एक ड्राइवर था जो कि उनके घर में रहता था, और किसी किस्म की कोई दुश्मनी वाले मामला जो है वो उनके नहीं थे। अगला सवाल इंतहाई अहम मैंने उनसे ये पूछा कि बहुत से अफराद ये कहते आ रहे हैं, अब तक जो मुसलसल ये बातें हो रही हैं कि जावेद बट जो है वो फ्रंट मैन थे तीफी बट के, जो कि उनके रिश्तेदार हैं, इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं। क्या इस बात में सदाकत थी? तो मुझे उसका कुछ ये जवाब मिला कि फ्रंट मैन तो होने की दूर की बात है, किसी किस्म का कोई कारोबारी लेन देन भी इन दोनों अफराद का आपस में नहीं था। उस शख्स ने मुझे ये बताया कि अगर जावेद बट जो हैं वो फ्रंट मैन होते तीफी बट के, तो जितने मामलात तीफी बट के, या जितनी दुश्मनदारियां जो हैं वो तीफी बट की चलती आ रही हैं, किसी एक भी पर्चे में वो नामजद होते, या उसके साथ साथ ज़िम्मियों में जो है वो कभी उनको नामजद किया जाता, या जो अंडरवर्ल्ड का एक हल्का है, या जो जराइम पेशा अफराद का एक हल्का है, उसमें कहीं ना कहीं इनका नाम जो है वो डिस्कस होता, या कोई असला लाइसेंस जो है वो इनके नाम पे जारी हुए होते, या उसके अलावा कोई सिक्योरिटी गार्ड्स या सिक्योरिटी के मामलात
उनके बहुत ज़्यादा सख्त जो है वो होते हैं। अगला जो सवाल मैंने किया उस शख्स से वो ये किया कि एक वीडियो जो है वो हमारी नज़र से गुजरी है कि एक साबिक डीएसपी जो है वो ये कहते दिखाई दिए हैं कि जावेद भट्ट का जो कातिल है वो टीपू ट्रकांवाला ख़ानदान से नहीं बल्कि कोई और शख्स जो है या कोई और ग्रुप जो है वो हो सकता है। और ये इल्ज़ाम आयद किया गया था एक साबिक डीएसपी की जानिब से कि वो सूद का कारोबार करते थे, लोगों को सूद के एवज़ जो है वो पैसे दिया करते थे। उस किस्म की भी ये दुश्मनी हो सकती है कि किसी शख्स पे सूद के नाम पे जो है वो ज़ुल्म किया गया हो, तो उसने जो है वो उसका इंतकाम लिया हो। तो उस शख्स ने, जो कि इंतहाई करीबी शख्स था, मैं बार-बार ये आपको ये बात बता रहा हूँ कि तमाम सवालात मैंने उस शख्स के सामने रखे और जो बातें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये तमाम बातें जो हैं वो उसके जवाब में जो मुझे मिली हैं, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो उस शख्स का ये कहना था कि सूद के हवाले से तमाम बातें सुनकर जो है वो उनको इंतहाई रंजीदा वो हुए, उनको बहुत ज़्यादा दुःख हुआ कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से उन तक पहुँची है जिस साहब ने ये ज़िक्र किया है सूद वाले मामले का। अगर उनके पास किसी भी किस्म का कोई शख्स ऐसा मौजूद है जिसने उनकी जावेद भट्ट की कोई शिकायत की हो या जावेद भट्ट के हवाले से ये बताया हो कि वो सूद पर पैसे देते हैं या सूद के मामलात के ऊपर जो है वो जाते हैं, तो वो ज़िम्मेदार होगी उनकी पूरी फैमिली। अगर तो कोई थाने में कोई दरख्वास्त आई हो इस बारे में या कोई शख्स ऐसा मंजरेआम पर आया हो जिसने कि इस किस्म के मामलात के अंदर इन्वॉल्व देखा हो जावेद भट्ट को, तो फिर जो है ये कहा जा सकता है। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कोई जो है वो नई कोई चीज़ सामने आई, कोई सबूत सामने नहीं आया, तो इस किस्म का इल्ज़ाम लगाना जो है वो उनके लिए और जावेद भट्ट की पूरी फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा रंजीदा करने वाला था। एक वीडियो भी मेरे साथ शेयर की गई जो है इस तमाम मामले के हवाले से, वीडियो भी आप इस वक्त देख रहे होंगे कि इस वीडियो में जावेद भट्ट जो है वो अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से जो है वो कुछ ही दूर उनके घर के करीब जो है वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, वहाँ पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ नहीं है और यहाँ से जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ खरीदारी करने के बाद उसी तरीके से वापस जो है वो पैदल ही आते हैं और कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई मुहाफिज उनके साथ मौजूद नहीं है। उस शख्स का ये कहना था कि अगर तो जावेद भट्ट तीफी भट्ट के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते या उनके फ्रंटमैन होते तो कम अज़ कम अपने साथ सिक्योरिटी के मामलात जो है वो इंतहाई सख्त रखते। जितने भी फ्रंटमैन इस किस्म के अफराद के होते हैं उनके साथ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है या फिर कम अज़ कम उन्होंने अपने साथ असला ज़रूर कैरी किया होता है। तो ये कैसा फ्रंटमैन था जिसके साथ ना कोई मुहाफिज है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है और ना ही किसी किस्म का कोई असला जो है उसने अपने साथ उठा रखा है, बल्कि अकेला एक शख्स जो है वो कुछ कदम के फासले पर या कुछ गज के फासले पर या कुछ मीटर के फासले पर जाता है, अकेला लोगों से मुलाकात करता हुआ और वहां से अकेला ही तमाम तर चीजें खरीदने के बाद वहां से वापस आता है। और ये भी बताया गया कि जिस रोज ये कत्ल हुआ था नहर के ऊपर, उस दिन भी जावेद भट्ट अपनी अहलिया के साथ अकेले अपने पोते और पोतियों को स्कूल से ले जाने के लिए जा रहे थे। अगर इस किस्म का कोई मामला होता तो शायद उनके साथ जो है वो और भी उनके गनमैन या तीफी भट्ट ग्रुप के जो है वो कोई मुहाफिज उनके साथ मौजूद रहते। एफआईआर के बारे में मैंने उससे पूछा कि जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, क्योंकि जिस रोज ये कत्ल हुआ तो उस दिन तमाम अफराद को ये मालूम था कि ये एफआईआर किन के खिलाफ दर्ज होनी है, लेकिन जो नाम बीच में जो है वो दर्ज करवाए गए उसके बारे में जो है वो नहीं पता था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अमीर मसलब को शायद बीच में जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा, लेकिन अमीर फतेह को इन्वॉल्व किया गया। तो मैंने उस शख्स से ये पूछा कि ये एफआईआर का क्या जो है वो क्या सीन था, एफआईआर जो है वो क्यों मुद्दई तो उनकी अहलिया बनी, लेकिन ये एफआईआर का जो मतन इख्तियार किया गया इसके पीछे कौन था। तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में मुझे ये कहा कि एफआईआर दर्ज करवाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ दस्तखत की हद तक, यानी कि एफआईआर के ऊपर दस्तखत की हद तक उन्होंने अपना जो है वो हाथ इस्तेमाल किया है। एफआईआर तीफी भट्ट की जानिब से जो है वो उनको दरख्वास्त भिजवाई गई थी या तीफी भट्ट की जानिब से दरख्वास्त लिखवाई गई थी, उन्होंने सिर्फ जो है वो उसके बाद दस्तखत करवाए, उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हो गई। अगला सवाल मैंने उस शख्स से ये किया कि अब जावेद भट्ट की अहलिया जो कि उनके साथ गाड़ी में मौजूद थी, उनकी तबीयत कैसी है, उनको भी जो है वो 4 गोलियां लगी थी, तो उनकी हालत जो है वो कैसी है। तो मुझे ये बताया गया कि उनकी हालत अब कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है। 3 गोलियां जो कि उनकी टांग में लगी थी उनको तो रिमूव कर दिया गया, लेकिन एक गोली जो है वो उनके कंधे के करीब लगी थी, तो उसको जो है वो नहीं निकाला गया। वो अभी भी गोली उनके जिस्म के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि वो जिस्म के ऐसे हिस्से में ऐसे मसल के अंदर मौजूद है कि अगर उस गोली को रिमूव किया जाता है तो वो खातून जो है वो पैरालाइज हो सकती हैं, तो या उनको जो है वो संगीन सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगला सवाल जो इंतहाई अहमियत का हामिल है, वो भी सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों की जानिब से पूछा जा रहा था, हम लोगों से भी रब्ता किया जा रहा था कि ख्वाजा अजहर गुलशन यानी कि तीफी भट्ट के भाई
जिन्होंने एक बयान दिया था जावेद भट्ट के जनाजे पर कि तमाम मामला जो हैं वो सीसीपीएल लाहौर की जानिब से बिलाल सदीक कमियाना की जानिब से करवाए जा रहे हैं। उस बयान के हवाले से आप क्या कहते हैं कि वाक़ई ही लाहौर पुलिस के सरबराह जो हैं वो इस मामले में मुलविस हैं? तो उनका ये कहना था कि अज़हर गुलशन के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं या जावेद भट्ट के ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनकी फ़ैमिली के ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। अज़हर गुलशन से मुलाकात भी जो है वो उनकी एक एक काफ़ी अरसा हो चुका था। अज़हर गुलशन के साथ उनके जो है वो ख़ानदानी मामला ख़त्म हो चुके थे। किसी भी किस्म का जो है वो उनके साथ राब्ता नहीं था। उनकी आखिरी मुलाकात जो है वो उनके जावेद भट्ट के जो है वो इंतकाल पर, उनके जनाज़े पर जो है वो हुई थी और उससे कई साल पहले तक जो है वो उनकी जो है मुलाकात ख्वाजा अज़हर गुलशन के साथ नहीं होती। मुकम्मल तौर पर जो है वो डिनाई किया गया, तरदीद की गई इस बयान की और इस बयान का जो है वो हिस्सा बनने से जो है वो इनकार किया है जावेद भट्ट के अहले खाना की जानिब से। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, तो अगला सवाल मैंने उस शख्स से ये किया कि क्या आपका अब भी या जावेद भट्ट के ख़ानदान का राब्ता है तीफ़ी भट्ट के साथ? राब्ता जो है वो तीफ़ी भट्ट के साथ ज़रूर है, ख्वाजा अज़हर गुलशन के साथ जो है वो राब्ता नहीं है, लेकिन तीफ़ी भट्ट के साथ जो है गाहे-बगाहे उनका राब्ता केस के हवाले से ज़रूर जो है वो होता है। क्योंकि तमाम केस की पैरवी जो है वो शख्स ने मुझे ये लिटरली मुझे ये बात कही कि एफआईआर से लेकर तमाम केस के मामलात जो है वो तीफ़ी भट्ट खुद देख रहे हैं, खुद उसको हैंडल कर रहे हैं, तमाम चीज़ों में जो है वो 100% इन्वॉल्व होकर जो है तमाम चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं। पुलिस के ताउन के हवाले से मैंने सवाल किया कि क्या पुलिस जो है वो ताउन कर रही है? तो उनका ये कहना था कि पुलिस ने इंतहाई ज़्यादा ताउन किया है उनके साथ। पुलिस ने वक़्तन-फ़वक़्तन ना सिर्फ़ उनसे राब्ते किए हैं, बल्कि तमाम तहकीकात जो होती रही हैं इस तमाम तर मामले के अंदर, उससे भी उनको और उनके अहले खाना को जावेद भट्ट को के अहले खाना को, उनके बेटों को जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो उन्होंने इस हवाले से बताते भी रहे हैं गाहे-बगाहे कि इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा रही है। मैंने जो है ये भी पूछा उस शख्स से कि अगर जो है इन अफराद को सज़ा होती है, इन शूटर्स को या जो उसके पीछे किरदार थे, जो भी किरदार आगे फाइनल जो है पुलिस सामने लेके आएगी, तो उनका फिर क्या होगा? उन्होंने कहा कि उसके बेटे इस चीज़ को मानते हैं, जावेद भट्ट के बेटे जो है वो इस चीज़ को मानते हैं कि अगर तो जो है वो उनका बाप कोई वापस दिलवा सकता है तो फिर जो है वो बात की जा सकती है। लेकिन अब उनको कानून के ऊपर यकीन है, उनको जो है कानून के ऊपर है कि उनको इंसाफ़ मिलेगा, सज़ाएँ जो है वो इन अफराद को मिलेंगी, क्योंकि अब केस जो है वो चल रहा है, तो सज़ाएँ जो है वो इन अफराद को ज़रूर मिलेंगी। लेकिन जो है वो उन्होंने मामला अभी भी अल्लाह के ऊपर छोड़ा है। तो नाज़रीन, ये काफ़ी हद तक जो है ये सवालात थे जो कि मैंने उस करीबी शख्स से, जावेद भट्ट के उनके अहल-खाना के इंतहाई करीबी शख्स से मैंने तमाम तर चीज़ें पूछी हैं। और ये भी जो है वो एक काबिल ज़िक्र बात यहाँ पे ये भी है कि उन्होंने ये कहा, उस शख्स ने मुझे ये बताया कि जावेद भट्ट के बेटों को इस हद तक जो है वो चीज़ों का इल्म नहीं था कि एफआईआर के बाद जो है वो पोस्टमार्टम के बाद जो है वो कोई भी लाश जो है वो पुलिस के हवाले की जाती है। पहले एफआईआर करवानी लाज़मी होती है और जावेद भट्ट के बेटे जो हैं वो एफआईआर के बगैर ही डेड हाउस चले गए थे उस रोज़ अपने वालिद की लाश लेने के लिए। लेकिन उनको जब बताया गया कि एफआईआर की ज़रूरत है, तो फिर उन्होंने अपने मामू के ज़रिए जो है वो दरख्वास्त मंगाई, उसका जो है वो दस्तखत करवाए गए। उसके बाद जो है वो एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद उनको जो है अपने वालिद की लाश वापस मिली। ये तमाम तर चीज़ें आप तक पहुँचाई हैं, लेकिन सहाफ़ती इक़दार जो हैं वो इस चीज़ का सबक देते हैं, इस चीज़ को जो है वो कहते हैं कि इंसान जो है वो कोई भी खबर देने से पहले, कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से पहले मुतल्लिका अफ़राद जो हैं वो उनसे ज़रूर राब्ता करें। इसलिए हमने आज तमाम सवालात उन अफ़राद तक रखे, उनके जवाबात आप तक पहुँचाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ट्रकावाला ख़ानदान का कोई भी शख्स, एक ट्रकावाला ख़ानदान का कोई भी नुमाइंदा भी हमसे राब्ता करने की कोशिश करता है, तो हम ज़रूर जो है वो उसके भी तमाम सवालात उसके सामने रखेंगे, जो सवालात हमारे पास मौजूद हैं, और तमाम जवाबात जो वो देना चाहते हैं, हम वो भी जो है वो ट्रकावाला ख़ानदान के लिए भी हमारा हाउस बिल्कुल ओपन है, हमारा चैनल बिल्कुल ओपन है। हमारे तमाम तर जो है वो जितनी भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं वो तमाम तर अवेलेबल हैं ट्रकावाला ख़ानदान के लिए भी। इस केस और इससे जुड़ी तमाम चीज़ें और दीगर बहुत से मामला जो है वो अभी हमने आपके सामने मज़ीद भी रखने हैं। हमारी आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद हक़ाइक़ भी आपके सामने लेकर आएँगे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका।